Hello everyone, a very good morning to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in my channel Street Life. जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 6 टू क्लास 8 तक की एसएसटी सीटेट पेपर 2 का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें इस चैप्टर के बाद 2 चैप्टर बचते हैं खाली क्लास 8 की पॉलिटी में, ठीक है। और 7th की पूरी रिमेनिंग है और इसके अलावा हमारा सारा कोर्स कंप्लीट हो गया है। बस आई गेस 3 चैप्टर ज्योग्राफी के बचे हैं क्लास 8 के, ठीक है। देखती हूँ जितना हो पाता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं कवर करवा रही हूँ। 3 क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रही हूँ और एक्स्ट्रा आपके भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे टैग वर्ड है, पैसेज है, इस पे भी वर्क किया जा रहा है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। देखिए चैप्टर है हाशिया करण से निपटारा। इससे पहले हमने हाशिया को समझा था। हाशिया एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। ये जो पेज छोड़ दिया है कॉपी में, आप जो पेज इधर से उधर से छोड़ देते हैं उस पर कोई वर्क नहीं करते हैं, तो वही है हाशिया। मतलब जो एरिया आपने छोड़ दिया है, जिसको आपने अलग थलग कर दिया है समूह से, तो वही होता है हाशिया पे रख दिया उस पर्टिकुलर, चाहे वो चीज़ हो, चाहे समाज हो, चाहे लोग हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हम पिछले चैप्टर में देख चुके हैं, आपने नहीं देखा तो आप वीडियो देख लेना वाली, ओके ना। इस चैप्टर में है हाशियाकरण से निपटारा। देखिए हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा है जैसे कि तो जो समाज हाशिए पर है उनको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, ये इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो ठीक है, इस पैसेज में क्या लिखा है? पैसेज में ये लिखा है कि हमने अलग अलग समूह में और समूहों में असमानता व भेदभाव के अनुभव को पढ़ लिया है पिछले चैप्टर में, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसमें, तो ये लिखा है कि जो समूह हैं जिन्हें आपने अलग थलग कर दिया है या फिर जिन्हें बांट दिया है, ये भले ही कम ताकतवर क्यों ना हो, ठीक है, उन्हें अलग थलग भले ही क्यों न कर दिया गया हो, औरों उन्होंने क्या किया है, औरों के वर्चस्व का हमेशा से विरोध किया है, अपनी आवाज़ उठाई है और संघर्ष करते रहे हैं, ठीक है। जो समूह हाशिए पर हैं उनकी बात हो रही, ठीक है। उन्होंने अपने लंबे इतिहास में विविध रणनीतियों के सहारे हालात को बदलने का प्रयास किया है। उन्होंने हमेशा से अपने हालातों को, अपनी परिस्थितियों को बदलने का प्रयास किया है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर में, तो हम इस अध्याय में यह समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न समूह और व्यक्ति ने असमानता से निपटने के लिए क्या क्या तरीके निभाए। आज़ादी के बाद भी कितने संघर्ष हुए और कितने दलील जारी हैं। हालांकि स्वरूप सबका बदल गया है, मगर हमारे देश में जो आदिवासी हैं, दलित हैं, मुस्लिम हैं, औरत हैं या फिर अन्य हाशिए पर जो समूह या फिर समुदाय हैं, ये दलील कर रहे हैं कि आज देश हमारा जो है वो लोकतांत्रिक हो चुका है, ठीक है। लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर भाई लोकतांत्रिक का मतलब ही है कि सभी को बराबर का अधिकार लोगों के लिए, है ना, अधिकार मिलना चाहिए और उनके अधिकार की रक्षा होनी चाहिए। उनमें से बहुत सारे लोग अपनी चिंता को दूर करने के लिए संविधान का भी सहारा लेते हैं, ठीक है। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि हाशिए समूह अपने संघर्ष के दौरान संविधान का सहारा कैसे लेते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि निरंतर शोषण से बचने के लिए वो अधिकारों को कानून की शक्ल कैसे दी जाती है, मतलब कौन कौन से अधिकार की उन्होंने अपील की है या उनके लिए बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इस चैप्टर में देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मौलिक अधिकार का उपयोग, ठीक है। तो देखिए मौलिक अधिकार हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है कि संविधान में ऐसे कई सिद्धांत सूत्रबद्ध हैं जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। देखिए जो संविधान के अनुच्छेद 17 मतलब आर्टिकल 17 में है छुआछूत अनटचेबिलिटी, तो उसका जिक्र हुआ है। इसका मतलब ये है कि जिन व्यक्तियों को लाइक दलितों को पढ़ने में मंदिर न जाने देना, ठीक है, सार्वजनिक चीज़ों का इस्तेमाल ना करने देना, ठीक है, तो ये सब गलत है। इसी को छुआछूत बोला गया है, इसी को इस आर्टिकल में विरोध किया गया आर्टिकल 17 के तहत, और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी, ये भी बोला गया है। मतलब लिहाजा ये है कि अस्पृश्यता मतलब जो अनटचेबिलिटी है, इस तरह का अगर कोई करता है, मंदिर में जाने से मना करता है या फिर पढ़ने में या सार्वजनिक स्थानों जैसे कुएं का पानी या कुछ भी वो लेने में अगर मना करता है, तो वो आर्टिकल इसके तहत अपना मुकदमा दायर करा जा सकता है, ठीक है। ये एक अपराध है, दंडनीय अपराध है ना।
नेक्स्ट बताया गया आर्टिकल 15 के बारे में। आर्टिकल 15 में ये बताया गया किसी भी व्यक्ति का मतलब किसी भी नागरिक को धर्म, नस्ल, जाति भेद, रंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब सभी को समानता का अधिकार है। समानता के अधिकार का अगर हनन होगा होने पर दलित इस प्रावधान का सहारा ले सकते हैं। आर्टिकल 15 में एग्जाम में भी पूछा गया। देखिए, दलित शब्द का मतलब होता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दबा कुचला। ठीक है। दलित समूह अपने ने यह शब्द जाति व्यवस्था के तहत अपने साथ सदियों से होते आ रहे भेदभाव को रेखांकित करने के लिए हमेशा से किया है। मतलब वो अब इस वर्ड को दिखा के बता के ये बताना चाहते हैं हमारे साथ भेदभाव होता है। हालांकि बहुत हमारा देश लोकतांत्रिक है, ठीक है, मगर फिर भी आज भी हमें उसी नज़रिए से लगभग मतलब कहीं-कहीं उसी नज़रिए से देखा जाता है। समाज में वो पूरा एक तरह से पूरी यूनिटी नहीं आ पाई है आज भी, तो वो लोग समय-समय पर दिखाने का प्रयास करते हैं अपने अपने को कि हमें ऐसा समझा जाता है। तो यही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि देखिए, इसी तरह मुसलमान मुसलमान के बारे में हमने आर्य सच्चर समिति के बारे में पढ़ा था पिछले ही चैप्टर में कि मुसलमान या अल्पसंख्यकों के बारे में कैसे उसमें बताया गया है, ठीक है। समुदायों ने भी संविधान के दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया, मुस्लिम और अल्पसंख्यकों ने, ठीक है। उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया है, ठीक। मुस्लिम और पारसी सांस्कृतिक धार्मिक समूह को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिला, ये हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, ठीक है। मुस्लिम का आर्य सच्चर समिति का, ओके। हाशियाई तबके के लिए कानून। अब देखिए, हाशियाई तबके जो हैं वो उनके लिए सरकार ने क्या कानून बनाए। देखिए, कानून सरकार तभी बनाती है जब सरकार को पूरी तरह प्रूफ हो जाता है कि हाँ, ये वाकई तकलीफ़ में है, कानून बनाने की ज़रूरत है, कुछ संशोधन की ज़रूरत है। जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाता तब तक सरकार कानून नहीं बनाती है, ठीक। तो सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कानून बनाती है, मतलब नियम बनाती है कि अगर कोई उसका उल्लंघन करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी, ठीक। लेकिन सरकार केवल इसी तरह कार्रवाई नहीं करती। हमारे देश में हाशियाई तबके के लोग ने खास कानून और नीतियाँ बनाई के लिए खास कानून और नीतियाँ बनाई गई हैं। बहुत सी नीति या योजनाएं किसी समिति की सिफारिश या सर्वेक्षण आदि के नतीजों, मतलब किसी नीतियाँ किसी समिति ने सिफारिश की या फिर सर्वे के अकॉर्डिंग, है ना, सर्वे से पता चला कि यहाँ यहाँ ये समस्या है, तब बनाए गए नियम कानून, ठीक है। ऐसे ही फ्री में नहीं बन गए हैं कि सरकार का कभी मूड आया उसने कानून बना दिया, ऐसा नहीं है। देखिए, अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन। देखिए, संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार जनजाति आबादी वाले या भारी दलित आबादी वाले इलाके में विशेष प्रकार की योजनाएं लाती है। देखिए, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन तभी किया जा सकता है जब सभी को इक्वालिटी हो, सभी को इक्वल राइट हो। तो क्या है कि जो जनजातीय वाले एरिया हैं या फिर भारी दलित आबादी वाले एरिया, वहाँ पे वो नई नई योजनाएं लाती। अब क्या योजनाएं लाती है सरकार कि दलित और आदिवासी सरकार मतलब दलित और आदिवासी समूह लोगों को सरकार क्या करती, मुफ्त में या फिर रियायती एक मिनिमम रेट पर जो हॉस्टल की फैसिलिटी होती है वहाँ के स्टूडेंट्स को वो प्रोवाइड करती है, जिससे वो भी एजुकेशन ले सकें, वो भी पढ़ लिख सकें, ठीक है। और नेक्स्ट अगर बात करें, ये है उनके लिए ये काम किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मान लीजिए नेक्स्ट ये है, देश भर के सभी राज्य सरकार के पास अपने मतलब एक लिस्ट होती है, ठीक है। जो आपकी ये सर्वे होते हैं तो उसमें पता चल जाता है, पूरा नाम लिखते हैं तो पता चल जाता है, लिस्ट होती है सभी के, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, सभी के पास लिस्ट होती है कि इतने ओबीसी हैं, इतने एससी हैं, इतने एसटी हैं, इतने जनरल है, तो सभी की लिस्ट होती है, ठीक है। उन लिस्टों के आधार पर वो जाति या फिर जनजाति प्रमाण पत्र में अपनी जाति या जनजाति का सबूत देते हैं। और अगर कोई खास जाति, दलित जाति या जनजाति सरकार सूची में है तो उस जाति या जनजाति का उम्मीदवार आरक्षण का लाभ उठा सकता है। अब देखिए, आरक्षण का लाभ इसीलिए दिया गया है, आरक्षण का लाभ कि जो हज़ारों साल से दबाए गए हैं उन्हें भी मौका मिल पाए, वो नॉर्मल जिन्हें हमेशा से पढ़ाई का, लाइक अगर जनरल कैंडिडेट्स की बात करें तो हमेशा से ही उनके पास मौका था, ठीक है, या है, बट इन लोगों को पहले मौका नहीं मिला, तो इनको आरक्षण इसीलिए प्रोवाइड किया गया कि ये भी उनसे कम मार्क्स लाकर भी वहाँ पे स्टैंड कर पाएँ, इसलिए ये नियम बनाए गए हैं, ठीक। तो ये कई हद तक ठीक भी हैं, ओके। नाउ
कॉलेज ख़ास तौर से मेडिकल कॉलेज, जैसे मेडिकल कॉलेज अब ये है कि जैसे मान लीजिए अब ये तो कर दिया कि सभी को छात्रावास प्रोवाइड कर दिया, सबको कम मार्क्स पे एज़ कम्पेयर टू जनरल्स एडमिशन हो जाए। बट सरकार ने क्या किया, एक न्यूनतम अंक तय किया, मतलब कट ऑफ तय कर दिया। ऐसा नहीं है कि सारे आदिवासी, सारे दलितों का ही मतलब एडमिशन हो जाएगा। उन्होंने एक डिसाइड कर दिया कि 50% मार्क्स लाएंगे तो आपके SC वालों का हो जाएगा, 45% मार्क्स लाएंगे तो ST वालों का हो जाएगा, एंड OBC वालों का मान लीजिए 55% लाएंगे या 60% लाएंगे तो OBC का हो जाएगा, एंड 70% या 80% लाएंगे तो आपका जनरल कैंडिडेट्स का होगा। ठीक है। अब मान लीजिए किसी ST को चाहिए तो वो 40% ही लाया, कट ऑफ है 45%, तो नहीं होगा। तो न्यूनतम अंक उन्होंने डिसाइड कर लिए है। ठीक है। इसी के आधार पर सबका एडमिशन होगा। ओके। और उनको मान लीजिए अब इसके बाद भी, एडमिशन के बाद भी, अब जब एडमिशन प्रोवाइड कर दिया आदिवासी या दलित समूह को, फिर उसके बाद मान लीजिए उनके पास भाई उतना पैसा है नहीं। ठीक है। मान लीजिए उसके बाद भी उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो आगे पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएँ, मतलब कपड़े के लिए और चीज़ों के लिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, छात्रवृत्ति, स्टिफन, स्कॉलरशिप ये प्रोवाइड करती है। ठीक है जी। कि आप अपनी जो बेसिक नीड्स हैं वो उन पैसों से फुलफ़िल कर पाएँ, कॉपी किताब ये सारी चीज़ें, छात्रवृत्ति। ठीक है। जिनका एडमिशन हो जाता है उनको। ना दलित और आदिवासी अधिकार की रक्षा, यहाँ पे कबीर 15वीं शताब्दी के कवि थे, उनके बारे में बताया गया। ये कुछ कहानी है, ये कहानी से पूछा नहीं जाएगा, ये पढ़ने की आवश्यकता है भी नहीं। इसमें बताया ये गया था कि एक बच्चा है, एक वो विशेष मतलब एक समुदाय से आता है, तो वहाँ पे मान लीजिए कोई काम करते होता नहीं था, जैसे हमारे हमारे बच्चे जो होंगे, मैं जो काम कर रही हूँ उनको भी वही काम करना है, इस टाइप से चीज़ें। तो वो विरोध करता है, कहता है कि वो पढ़ा लिखा है, जो कि या समाज में देख रहा है बच्चा, तो वो विरोध करता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम निवारण 1989 के तहत वो रिपोर्ट दर्ज कराता है कि मैं ये काम नहीं करूँगा। ओके। ये कानून में ये बताया गया है कि ये कानून 1989 में पारित हुआ था। ठीक है। 1989 में दलितों और अन्य समुदाय की मांग के जवाब में ये बनाया गया था। ठीक है। तो इसमें ये है कि किसी भी आदिवासी या दलित के साथ रोज़मर्रा मतलब डेली में कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा, कोई अपमान नहीं होगा। उस पे रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। या तो इस तरह का व्यवहार लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन 70 के दशक के आखिरी या 80 के दशक में यह समस्या हिंसक रूप ले रही थी, है ना? मतलब लोगों में हिंसा फैल रही थी, इस वजह से ये कानून बनाया गया और कई हद तक ठीक भी है। अब ये जो कानून बनाया गया इसमें नियम हैं, इसमें नियम क्या हैं, ये नियम क्यों बनाए गए हैं? देखिए, इस कानून के कई स्तर के अपराध के बीच फ़र्क किया गया है। इसमें ये भी बताया गया है, जैसे कानून तो बना दिया, अब जैसे दलित वर्ग या आदिवासी समूह के वर्ग, तो वो बोले मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम हो रही है, हमें ये हिंसा फैल रही है। तो आप जैसे वो कहते हैं कि मेरे साथ ये होगा दुर्व्यवहार तो क्या सज़ा मिलेगी साहब, ये होगा तो क्या सज़ा मिलेगी, ऐसा होगा तो क्या सज़ा मिलेगी। तो डिफ़रेंट चीज़ों के लिए डिफ़रेंट सज़ा के नियम बना दिए गए हैं। तो वो देखिए इसमें वही लिखा है, इस शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों की सूची दी गई है। इसका मकसद यही है कि लोगों को सज़ा दिलाना। अगर किसी SC या ST व्यक्ति के साथ कोई आप ऐसा मटीरियल खिलाना उसे चाह रहे हो जो खुद नहीं खा सकते हो या गंदा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2 ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति को जो विशेष जाति से हैं, अनुसूचित जाति या जनजाति, उनको न्यूड करके घुमा नहीं सकते हो, लाइक बाज़ारों पे या फिर उनके बॉडी पे कोई भी रंग लगाकर इस टाइप की चीज़ें नहीं करी जाएँगी। ठीक है। तो इस पे भी सज़ा मिलेगी और कुछ गलत मटीरियल खिलाने पे जो अच्छा नहीं है, गंदा है, तो उसे भी अगर खिलाओगे तब भी आपको सज़ा मिलेगी। ठीक है ना। तीसरा है कि साधारण संसाधन से वंचित अगर मान लो करते हैं, उनसे गुलाम की तरह, सर्वेंट की तरह आप काम करा रहे हो, तो ये भी गलत है, इसके लिए भी सज़ा मिलेगी। या फिर किसी व्यक्ति के नाम पर कोई ज़मीन आवंटित है या फिर उसी की है वो ज़मीन, उसका आप अधिकार ले लेते हो, उस पे कब्ज़ा जमा लेते हो, स्वामित्व ले लेते हो, या फिर उस पे खेती करके अपना नाम स्थानांतरित करवा लेते हो, ट्रांसफ़र करवा लेते हो, तब भी सज़ा मिलेगी। ठीक है। ये भी एक दंडनीय अपराध है। महिलाओं के खिलाफ अगर कोई ऐसा दुर्व्यवहार होता है तब भी सज़ा
मिलेगी, ठीक है। और अगर SC/ST की किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करते हो या उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती किसी तरह का व्यवहार करते हो, तब भी आपको सज़ा मिलेगी, ठीक है। ये है कानून कौन 1989 के, ठीक है। नेक्स्ट है हाथ से मैला उठाने का कलंक। देखिए ये बहुत गलत प्रथा है, इसके बारे में क्या ही डिस्कस करना, बट थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान में अगर हम बात करें अस्पृश्यता की प्रथा को ख़त्म किया जा चुका है, लेकिन फिर भी ये जो हाथ से उठाने वाली बात है ना, ये मान लीजिए कोई उठाने की परंपरा गलत है और जो उठाता है उसे अछूत मानते हैं। अब अछूत मानते हैं तो उन्हें बोलते हैं कि नहीं आप मंदिर में नहीं जा सकते हो, आप आप सार्वजनिक स्थल से पानी नहीं पी सकते हो। हर चीज़ से उन्हें मतलब गाँव के अलग रहने को इन सब चीज़ों में कहा गया। अब जैसे उनमें कौन लोग हैं, गुजरात के जो भंगी लोग हैं, आंध्र प्रदेश के पाखी और तमिलनाडु के सिकलियार इस श्रेणी में आते हैं। इन लोगों को गाँव से अलग-थलग करके अलग टोले में रहना पड़ता था। मंदिर, सार्वजनिक जल सुविधाएँ के पास उन्हें भटकने भी नहीं दिया जाता था। फिर 1993 में एक एक्ट आया, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल्स स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई टॉयलेट्स, है ना, इसका प्रोहिबिशन आया। ये एक्ट आया 1993 में, ये पारित किया गया। तो इसमें ये था कि जो आप ये गंदा होगा, जो वेस्टेज होगा, ये उठाने के काम इस काम पर रखने और जो ड्राई टॉयलेट्स हैं इनके निर्माण पर पाबंदी लगा दोगे, ओके। ड्राई टॉयलेट्स नहीं होंगी। फिर 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा 13 अन्य संगठनों व व्यक्ति जिनमें 7 लोग मतलब उसी काम से बिलोंग करते थे, ठीक है, वे सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका एक जारी कर देते हैं, दायर कर देते हैं। तो उसमें ये उनका कहना था कि आज भी ये क्या होता है, ये जो वेस्टेज उठाने वाला काम था, ये प्रथा आज भी चल रही है। बल्कि रेलवे जैसे सरकारी उपक्रमों में भी बड़े पैमाने पर ये प्रचलित है। न्यायालय ने फिर ये निष्कर्ष दिया कि जब हमने ये कानून बना दिया 1993 में ही, तो 2003 में ये हमारे पास फिर से शिकायत आई। तो मतलब क्या राज्यों को बोला आप क्यों नहीं सही से काम कर रहे हो, देखिए कहाँ पे कमी रह गई है ना, कि आज भी ये काम क्यों हो रहा है। तो 1993 में पारित किए गए कानून के बाद देश भर में सिर पर ये जो वेस्टेज उठाने वाले की संख्या थी, इसमें इजाफा हो गया। इसके बाद मतलब और इजाफा हो गया, तो फिर न्यायालय में ये जनहित याचिका दायर कर दी गई थी। तो न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार के प्रति विभागीय मंत्री जो है उनको आदेश दिया कि 6 महीने के भीतर इस बात की सच्चाई का पता लगाएं और जो ये प्रथा है, जो कुप्रचलन है ना, इससे इसकी मतलब सख्त कार्रवाई की जाए, ठीक है, मतलब समाप्त किया जाए, है ना। नाउ अब ये बात है आदिवासी की मांग 1989 का अधिनियम। अब देखिए 1989 का अधिनियम, ये आदिवासी फिर ये मांग करते हैं। देखिए मान लीजिए कोई मिनॉरिटी सेक्टर में है, कोई दबा कुचला भी सेक्टर है, तो मान लीजिए आप कोई कहाँ तक आवाज़ नहीं उठाएगा, है ना। कहते नहीं है कि सीधी गैया भी कभी ना कभी लात मार देती, तो वही वाली बात है कि कोई कब तक चुप रहेगा ना कभी तो अपनी आवाज़ उठाएगा ही, है ना। कब तक आप उसे परेशान करते रहोगे। तो ये जो आदिवासी लोग हैं, इनका तो आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, जंगल में ही मूल निवास है। तो जंगल में ही मूल निवास है, तो ये बोलते हैं कि हमारी ज़मीन पे कोई कब्ज़ा नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये बोलते हैं, इनका इसका अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं, ठीक है जी। इसका संविधान में, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, ज़मीन छोड़ने और ज़बरन विस्थापन में आदिवासियों को भारी परेशानी हो रही थी, क्योंकि उनकी जीविकापार्जन ही समाप्त हो रहा था। कार्यकर्ताओं का कहना था जिन लोगों ने आदिवासी की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है, उन्हें इस कानून के तहत सज़ा दी जाएगी। और उनका ये भी कहना था कि जनजाति समुदाय को केवल वही लाभ देता है जिनका संविधान में आश्वासन दिया गया है। उनका कहना ये भी था कि संवैधानिक रूप से आदिवासी की ज़मीन को उनका ये भी कहना था, जैसे आदिवासी है तो उनकी ज़मीन को कोई गैर आदिवासी नहीं बेच सकता है, ठीक है। ऐसा हुआ, जहाँ ऐसा हुआ वहाँ संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्होंने ज़मीन वापस मिलनी चाहिए, ठीक। अब ये एक रिपोर्ट है, C.K. जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानून का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकार भी पीछे नहीं है, ओके।
ये कुछ बताया गया है। अब देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार अधिनियम जो 2006 में पारित किया, इस कानून में ये प्रस्ताव रखा गया कि ये कानून जमीन और संसाधन पर वन्य समुदाय के अधिकारों को मान्यता ना देने के कारण और उनके साथ ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए बेसिकली ये पारित किया गया। ठीक है, निष्कर्ष ये है कि किसी अधिकार या कानून या नीति को कागज पर लिख देने से ही नहीं है कि जो कानून पारित कर दिया बस अब ठीक है, कोई बात नहीं, उसे उसका प्रचलन भी होना चाहिए, उसका पालन भी होना चाहिए, ये भी देख-रेख होनी चाहिए कि भाई वास्तव में वो पालन हो रहा है या नहीं, वो लागू हो रहा है या नहीं। इन प्रावधानों को अमली जामा पहनाने के लिए लोगों को लगातार कोशिश करनी पड़ी, बराबरी समानता के लिए लोगों को लगातार कोशिश करनी पड़ी। देखती हूँ मैं कुछ छूट तो नहीं गया है। एक शायद कोई टॉपिक कोई छूटा तो नहीं है, वैसे सारा मैंने कवर करवा दिया है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैंने ईज़ी से ईज़ी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश की है। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ठीक है, मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ। सो इट वाज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एवरीवन।